जी सब लोग लगाया वो जी ठाकरिया ने समझा वो जी। चोपाल देखवावाळा सगळ्या ग्रामीण भाई बहनाने राम राम सा खमा गणी सा। भाई बहना ज्યાં चौपाल रे माया परोजीना नवा नवा विषय ले रहता है करा और सावटी जानकारी हासिल करा। उन्नीस प्रकार आज भी आपनी चौपाल रे माई आप एक न्यारो निर्वड़ो और एक नवादू विषय ले रहता है करस्या और सावटी जानकारी हासिल करस्या। और साथ ही साथ बतानी चाहूँ आज को आपनो विषय है पशुपालन और विकी उपयोगिता। आप सगड़ा जानो हो कि आपनो चौपाल को कार्यक्रम है जो आप गांव का लोग बड़ा चाव के साथ देखा। बहुत सी मैं तो जानकारी आप एक मैंने हासिल करा। साथ ही साथ में नवाचार जगह दुनिया का मैंने देश दिशावर में वेरी है मौसू आप जानार बन अपना जीवन के मैंने उतार और अपना जीवन बहुत सुगम बनावा। तो आज इन की पशुपालक भाई बहना के लिए एक बहुत ही प्यारी सी चर्चा, बहुत प्यारी सी परिचर्चा एक हथाई लेर आपने सामने हाजिर हाँ। और आज अपनी चर्चा रे बीच पधार्या है श्री गोवर्धन जी रायका साहब जगह पशु कल्याण बोर्ड रा पहलड़ा अध्यक्ष है। राजस्थान सरकार रे मायने पशु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहता मैं यहाँ खासा परिचय बनायो आप। तो आप लोग चौपाल स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है रायका साहब। नमस्कार सर, राम राम सर। रायका साहब सौ पहले तो आप मारे ग्रामीण भाई बहना नहीं आप बताओ कि वो पशुपालन है अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोगी बन सके। आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपसे एक जानकारी थोड़ी हासिल करना चाहता हूँ। बहुत पहले भारत का एक पहला प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिन्होंने अपने उद्बोधन में गुजरात में एक जगह कहा था कि किसान और पशुपालक दोनों एक दूसरे के भाई हैं। मुझे आज ये आपके द्वारा आपके माध्यम से ये क्वेश्चन पूछने बहुत क्या उपयोगिता है। आज किसान को किसी तरीके नुकसान होता तो वो पशुपालन व्यवसाय से उसकी भरपाई कर देता है और पशुपालन में अगर नुकसान होता तो खेती से उसकी भरपाई कर देता है। और ये दोनों स्तंभ इस देश के भारत के आर्थिक तंत्र के मुख्य स्तंभ है। अगर इसमें से एक भी कोई कमज़ोर होता है तो भारत को नुकसान होता है। पशुधन को अगर जीवित रखना है तो जिस तरीके से किसान के लिए फसल बीमा जरूरी है उसी तरीके से पशु बीमा योजना भी जरूरी है। एक मैं आपने सीधी सीधी जानकारी चाहूँ कोई गांव का माने एक पढ़ी लिखी मोटियार है हाँ। एक जवान है और वो यहाँ देखेगा आप गांव में रह गांव की सेवा करा और गांव में कोई रोजगार करा हाँ। वो टाबर अगर पशुपालन आपको व्यवसाय बनावे आपको रोजगार बनावे तो वो की प्रकार से व्यवसाय बना सके की प्रकार से भी कमाई हुए आप थोड़ी बताओ ताकि और भी बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। आज आप पशु का बीमा योजना होगा तो पहले तो वो सुरक्षित हो जाएगा। किसी कारणवश मेरा पशु चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको बीमा योजना के जरिए पैसा मिलता है और दूसरा पशु वो खरीद सकता है। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भाई वो किस तरीके नवयुवक को रोजगार मिलता है। आज मैं आपको सच बताता हूँ, चाहे गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, बकरी ऊँट कोई भी रखता है, इस तरीके से अगर पशुपालन व्यवसाय को एक सरकार का एक बहुत बड़ी सहायता मिल जाए तो हर कोई नवयुवक या कोई भी इस व्यवसाय को अपनाने में हिचकिचाए नहीं। एक आप बात गाँव की करिए कि गाँव का मैंने यहाँ अगर व्यवस्था हो जाए तो एक आदमी आज की देखो बड़ी आप यहाँ मान गांव का लोगों की या शहर का लोगों की हर आदमी की सोच आए है कि पशुपालन तो वो करे जो कम पढ़े लिखे। आज पढ़ा लिखा आदमी भी इन व्यवसाय बनाए और बहुत तरक्की कर रही है, बहुत अच्छी आमदनी कर रही है। कई तो शहरा के मायने पशुपालन कर बहुत कर रही है। तो आप शहरा के मायने पशुपालन की कितनी संभावना में शहरा में किस प्रकार से पशुपालन कर मैं एक बात बताऊं सब आपको। गांव के अंदर पशुपालन व्यवसाय को अगर शहरों वाले जाकर देखें कम खर्च में, शहर में रहकर जो आमदनी नहीं कर सकते हैं वो गांव में रहकर पशु का व्यवसाय करके कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, एक बर के पास एक गांव है, उसमें हाजीवास गांव है सर। आज की तारीख में उनके पास 100 या 125 सिर्फ बकरी है और बकरी को इस तरीके से वो रखते हैं, उनका खाना पीना समय पर, उनका जो भी वो करवाना। आज की तारीख में वो घर बैठे हुए 45 लाख रुपए पर ईयर कमाता है। क्यों? कि वो उनको पशुओं के इस तरीके से रखते हैं। और आप और हम सब अगर उनको ये जानकारी देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने फरमाया ऊंट पालक, आज ऊंट एक ऐसा प्रजाति हो गया है राजस्थान में, आज इसकी संख्या घटती जा रही है।
आई बात एक मन में उठे बार बार, राजस्थान में इन्हें रेगिस्तान को जांच किया जांच करता, किया। टाइटेनिक को डेजर्ट किया करता, और यानी कि रेगिस्तान में ऊँट के बिना काम ही नहीं चल सके। खेती करो तो हल जोतबा के लिए ऊँट चीज है, टीबड़ा के ऊपर बैल चढ़ नहीं सके, खुर वे जगह तीखा वे धस जावे, ऊँट रा पग वे जगह आगे चौड़ावे तो वे टीबे रे माई धोरे रे माई धसे नहीं, तो ऊँट हड़बावा रे माई ने काम को छकड़ो जोत, और आपा कितो ही भार चाहे वह लकड़ियां है, आपनो चारो है, अपनी छाट बे लाद ले जाया करता, ऊँट दोनों का नहीं छाटी लाद, और भी आपा करे मिर्च मसाला अपना जगह चीज है, जीरा राई है बीचा करता, पाकिस्तान तक जाया करता, मुल्तान री मिट्टी लाया करता, और वह ऊँटा पर माते बेटा बेटा व्यापारी गीत पे गोरबंद गाया करता है, तलरिया मलरिया रे थारे मारे देश में कोई आयु रे दोहरा वालो देश वीरो भी नजारो रे, एक ऊँट पालक की ही गीत गाया करता, गोरबंद गीत है, गोरबंदी ऊँट को गहना के उदा गोरबंद है सा, लड़ली लूमा जुमा ये मारो गोरबंद नकराड़ो, गाया ने चरावता में गोरबंद गोतियो, और भैंसा ने चरावता मोती पोया पोया राज मारो गोरबंद नकराड़ो। एक गीत में एक पशुपालन की अपन प्रेरणा भी मिले, पशुपालन की प्रेरणा ये मिले कि गाय और भैंस की अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ऊँट को जो श्रृंगार है वो अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज की ऊँट की संख्या घटती जा रही, ऊँट की संख्या कम होती जा रही, इसके पीछे कारण कहीं है? इसके पीछे कारण ये हो गया, एक तो जैसे ट्रैक्टर आ गए, आधुनिक इसके कृषि के उपकरण आ गए, उन सब को काम लेते हुए फिर भी आज की तारीख में आपने देखा होगा BSF जो बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी फोर्स है उसमें ऊँट है। आपने कल परसों 26 जनवरी को उसमें झांकियों में देखा होगा ऊँट है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो अगर उसको आप सही ढंग से उसकी योजना बनाकर करें, आज वो ऊँटनी का दूध आज की तारीख में रामबाण है। वो डायबिटीज़ का बीमार है, शुगर का बीमार है, किसी तरीके का रेगुलर वो 3 महीने आधा किलो या 1 किलो दूध पी ले ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसकी डायबिटीज वगैरह सब बीमारी चली तो बहुत अच्छी बात है। पहली देखा करता है ऊँटा का टोला लोग ज्यादा ऊँट को पालन ने बीकानेर जैसलमेर रेगिस्तानी इलाका मारवाड़ में ज्यादा उपयोगिता भी बढ़ी ज्यादा ही, और जद अटिने तो राजस्थानियन कोई जगह कहे कि पग पुंगल दड़ कोटड़े और बाहु बाई डमेर फिर तो गिर तो बीकपुर उठाओ जैसलमेर काल पड़तो ही रहे वैसा। तो भाई ऊँटा के गोड़ लेन ऊँटा टोला लेन डांगरे में जाया करता, मालवे जाया करता, और जितने अटे जमानो नहीं हुआ करते तो 2-2 साल 2.5 साल उठे रिया करता और पछे वापस आया था। इस दौरान पशुपालका ने बहुत समस्याएं उठावनी पड़ती, पशु चोरी हो जातो, एक्सीडेंट के माए पशु मारे हो जातो, और बाप की माटी सु आपका देश सु बिछुट भी बहुत परेशान है भोगता। तो आज की स्थिति में अगर ये टाइप की स्थिति आ जाए तो फिर आप ऊँट पालक है, पशुपालक है, वो किस प्रकार आपका पशुओं ने जीविता रख सके? ये आप भूतकाल की बात करी हो, आज वो पशु इन्हें कोई चारों विशेष चाहिए नहीं, वो जो कैंडो है रात को बैठ के उसको खाकर भी चला लेता है, पानी भी पी लेता है। और अकाल की स्थिति में तो ये ऐसी ऐसी कहानियाँ भी सुनने आई है कि ये इस पशु के दूध के जरिए गांवों के अंदर खीर बनाकर लोगों को दी जाती थी ताकि वो अपने अकाल की स्थिति निकाल सके। ये ऊँट आज भी अगर सरकार थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान देवे, इनके ऊँट पालकों की आमदनी की तरफ सोचे कि इनकी आमदनी कैसे बढ़े। अगर आमदनी बढ़ेगी, क्यों कि इनको रोज़ अपने दूसरी जगह जाना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। आज एक बहुत अच्छा काम है, जैसे वो भी इनके लिए लाभदायक हो सकता है। एक देश एक वो राशन कार्ड, वो भी इनके लिए उपयोगी है। किस प्रकार से है वो? इसलिए है कि इनको जैसे बरसात खत्म होती है, चारे की कमी तो रहती है, यहाँ रहती है और भी जगह रहती है, तो ये अन्य प्रांतों में जाते हैं। अन्य प्रांतों में जाने पर इनको अगर वो राशन कार्ड उनके पास होगा तो वो अन्य प्रांतों में भी इनको राशन आराम से मिल जाएगा, नहीं तो वो राशन नहीं मिल सकता। जैसे मैं आपको छोटा सा महामारी के अंदर कोरोना महामारी में कई जगह हमारे पास फ़ोन आते थे, हम फिर कलेक्टर साहब से बात करते थे, SDO से बात करते थे, वो दुर्गम पहाड़ जंगलों में रहते थे, वहाँ तक इनको राशन सामग्री पहुँचाई जाती थी।
वो गाँव वाले उनको अंदर नहीं आने देते थे। वाकई में ठीक बात है भाई, कोरोना की वजह से वो अंदर नहीं आने देते। यहाँ तक कि उनके पीने के लिए पानी का जो बेरी आड़ा जो होता वो भी नहीं मिलता था। तो ऐसी कई कठिन परिस्थितियों में मदद की है और मदद करनी चाहिए। मतलब कि पहले एक इनको सिस्टम हो जगह करने राशन कार्ड है वो आपकी अधिकृत दुकान से राशन ले सके। हाँ। लेकिन पशुपालक जगह पशुपालन के उद्देश्य सु अकाल जीवन की समस्याओं में बाने पशु लेर दूसरी जगह जाऊं पड़े। हाँ। श्योपुर के डांग में जावे, धौलपुर के डांग में जावे, हाँ। मालवे जावे, मध्य तो प्रदेश पे जावे। लोग आपका अगर परिवार ने सागे ले जा रहा है तो आज वो अगर आपको राशन कार्ड सागे है तो वो जैसलमेर को आदमी धौलपुर में भी राशन ले सके, मध्य प्रदेश में ले सके। मध्य प्रदेश एक देश एक राशन कार्ड। हाँ। तो वो ले सके। वो ले सके। आए के पशुपालकों के लिए एक वो बहुत उपयोगी चीज है। अच्छा, आप ऊँटनी का दूध की खीर की बात करें भी। हाँ। तो ऊँटनी का दूध ओरियन का कौन कौन सा उत्पाद है इसका बनाया जा सके? आप कभी पधारे हैं तो बीकानेर के अंदर ऊष्ट एक अनुसंधान केंद्र है, उसके अंदर ऊँटनी के दूध से खीर बनती है, आइसक्रीम बन रही है, साबुन बन रहा है। कई ऐसे आइटम हैं जो ऊँटनी के दूध से आज भी प्रोडक्ट हो रहे हैं वहाँ और वो बिक रहे हैं। जैसे मैं वहाँ गया था तो बीकानेर हॉस्पिटल के अंदर वहाँ से डॉक्टर्स प्रोवाइड करते थे और वो ऊँटनी का दूध जितना वहाँ उस में वहाँ मिलता था वो उनको सप्लाई करते थे, डायबिटीज़ वगैरह पेशेंट को। अच्छा, एक बात पूछनी चाहूँ मैं कि आप बता रहे हो कि ऊँटनी को दूध तो कम है अपने कन, उपलब्धता ही कम है, ऊँटने की संख्या ही कम है और भाव भी महंगा है। तो आदमी गाय को दूध या भैंस को दूध जो सस्ता है वो नहीं खरीद, वो महंगो दूध क्यों खरीदे? कई गुण है भी ऊँटने का दूध में कि वो ले वो ऊँटनी का दूध में ये बहुत अच्छी बात बताई आप। बाकी सब दूध मीठे होते हैं, वो चरको है, वो थोड़ा नमकीन होता है। देखो साहब, साफ सुथरी बात है, खारा हुए जो कुछ उन्हें बीमारी ने काटी, मीठो तो वह जो वो तो बत्ती बीमारी पैदा करे कि नहीं करे। ऊँटनी ना दूध लवण है, लवण टाइप रो है और इन्हें आप उपयोग करना हो जो आपकी बीमारी है, आप रेगुलर 3 महीना उन्हें अगर आधो लीटर सुबह शाम पी लो तो आप रो मिट जाए, डायबिटीज मिट जाए। दूध के माई लवण की मात्रा है, लवणता है। मारो खुद को ऊँटनी को दूध पियड़ो है तो वाकई में वो थोड़ो ये चरको सो लागे। नहीं, चरको नहीं लगे, थोड़ो जो लूण नोको के बिल्कुल बस भाई बड़ो लागे। बाकी चरको तो आप फरमाओ जो वो तो मिर्ची जो है, मिर्ची को नहीं इनमें, हाँ वो लवण है, लूण टाइप है। अच्छा, एक पहली भ्रम हो के साहब ऊँटनी रो दूध तो गर्म ही नहीं करया करे। अब ये भ्रम को निवारण की प्रकार हुई हो? अब यूँ रेगो सा, आज मैं मोरे घर गाँव सा या मोरे गाँव में गाँव सा ऊँटनी दूध आवे, उसको हम गर्म करते हैं, गर्म करके पीते हैं। और ऊँटनी रो दूध एज इट इज जैसे भी निकाल के लाते हैं ना आप, अगर पी लेते हैं तो वो तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, ठंड था हाथों हाथी। और अगर आपके यहाँ सप्लाई होता है, आप उसको फ्रिज में रख दो। आप सुबह जैसे 1 लीटर ले लिया तो आधा लीटर अभी पी लो, आधा लीटर शाम को पी लो। हाँ, उसके पीने के बाद जरूर 1-2 घंटा आप कोई खुराक भोजन वगैरह मत करो तो उपयोगी होगा। आपने बीकानेर में भी करे ऊँट महोत्सव, उष्ट्र महोत्सव, और बिने दुनिया भर का लोग देख पावे, जापान, जर्मनी, इटली, सारा देशों के लोग आवे और इन का सिणगारेड़ा ऊँट, इतना फूट रहा ऊँट और इतना ही टणका मारा सवार जब ऊँटारी जब दौड़ भी करे। पहली तो आपने इसकी राजस्थान की संस्कृति ही गणगौर ऊँटा की दौड़ भी ना हुई ही कोई नहीं, तीजा ऊँटा की दौड़ भी ना ही कोई नहीं, कावती चालो ऊँट गणगौरिया में नहीं दौड़े जद कद दौड़ सी। लेकिन आज अपनी संस्कृति से ऊँट हट तो जा रही है। पहले तोरण ऊँट पर मारा करता, बाराता ऊँटा पर जाया करती और जब सजर जाया करता कहीं जीन व्या करती, कहीं गिरबान हाँ ऊँटा का, कहीं गौरबंद लगाएड़ा ऊँट और बांकड़ली मुंचड़ा सवार बे पसरंगी शापा बांधेड़ा जाया करता। तो लोग यहाँ घड़ी देखा करता कि यार कहीं बारात जा रही, बारात देखने रो चाह हो, लोग छता पर चढ़। तो अपनी संस्कृति से भी ऊँट गायब होती जा रही है, कम हो गई, संख्या कम हो गई। अच्छा, आज मैं मेरा व्यक्तिगत कहता हूँ, मेरे घर में जैसे किसी की शादी थी, अब वो ऊँट तोरण के ऊँट पर बैठकर वो तोरण को वो करना था, तो साहब चांद साहब कहता हूँ मुझे 2500 रुपये के अंदर 1-2 घंटे के लिए ऊँट को दूसरे गांव से बुलाना पड़ा। तो और ऊँट भी वो ऐसा नहीं हो कि वो भीड़ होती है ना, सबको देख के कहीं कूद जाए या ऐसी बदमाशी करे, वैसा नहीं। वो ऊँट भी वो छकड़े वगैरह में चला हुआ आराम से भीड़ में खड़ा रह सकता है, ऐसे ऊँट आता, मिन खाता। अच्छा,
अच्छा, इको मतलब आप बताया कि इतना पैसा दे ऊँट मंगवाना पड़े तोरण के लिए, तो ना केवल खेती और परिवहन के अलावा ऊँट इन कोई व्यवसाय भी बन सके। आप शादी ब्याह में ले जावा, फिल्मा का मायने ऊँटा की जरूरत पड़े, जरूरत पड़े। तो ए खेती ने अपना परंपरागत न छोड़ रहे। ये देखो ऊँट की बात साथ आप देखो कोई टाइम पानी रा टंका बरबन ले जाए है, तो कौन कौन सा व्यवसाय बना सका आप ऊँट के माध्यम से? अन्य ऊँट फर्स्ट तो सरकार के लिए बीएसएफ हाँ। जरूरी। उसके बाद ऊँट ये जितने महोत्सव होते हैं उसके अंदर प्रदर्शनी या दौड़ लगाना या करना वो होता है। और दूसरा, आज आप और हम ये एक गलत धारणा हो गई है कि इसका दूध वो खराब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊँटने का दूध एज इट इज़ आप लेकर आते हो 5-6 घंटे तो कोई ख़राब नहीं होगा, चाहे वो गर्मी का दिन हो। लेकिन हाँ, अगर गर्मी के दिन में लाते हो तो 2-3 घंटे के बाद उसको फ्रिज में डाल दो, दूध एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, ऊँट के लिए चारा की भी समस्या नहीं। एक कहावत चाला आपने कि बकरी छोड़ो ढाक, आंकड़ो, बकरी छोड़ो ढाक, ऊँट छोड़ो आँख। आग, ऊँट आंकड़ों को निकावे हाँ। और सब कुछ खा सके। हाँ। और भी की गर्दन लंबी है, हाँ। भी का कुबड़ का मायने बसाई कट्टी है, तो वो कई दिन बिना पानी पिए भी काम चला वो सके। 15 दिन चला देता है। 15 दिन काम चला दे। हाँ। तो ई रेगिस्तान अपना राजस्थान जन का जो राज्य है, एक मान ऊँट बहु उपयोगी वैसे उपयोगी सर। आप ऊँट की साथ साथ बात करा जो बैल, कोई टाइम यान को कि परबतसर को जो तेजा जी को पशु मेड़ो हो, राजस्थान को सौ ज्यादा आमदनी दे बड़ो एक पशु मेड़ो हो। नागौर। लेकिन जब सु आप बैला की वैल्यू कम हुई, वो मेड़ो प्राय बिकना कम हो खत्म गया, सा होएगा। आउट ऑफ जाना कम हो गया। तो ऊँट के साथ साथ आप बेला ने और ऊँटा ने नवाचार करता है कि प्रकार से आप रोजगार एक गांव को टावर की प्रकार से भी रोजगार मिले से। एक बात बताओ साहब, ऊँट जैविक खाद देता है। बिल्कुल। जहाँ बैठता है, जिस खेत में बैठता है, उस खेत को पूरे को वो जैविक वो खाद देता है। मींगना दे। और यहाँ तक मींगना देता है, यहाँ तक कि हमने ये देखा है सर कि वो जिसका खेत है वो पहले आकर कहते हैं उसको ऊँट पालक कि भाई आज तेरा टोड़ा मेरे खेत में बिठा दे, और उसकी बाकायदा जो भी है साग रोटी दाल रोटी वो उसकी व्यवस्था करता है। लेकिन आपने ठीक कहा कि अब धीरे धीरे इसकी उपयोगिता संख्या कम हो गई। संख्या कम होने से ये सब, मैं तो भारत के पशुधन के बारे में बात करता हूँ। और अगर भारत में पशुधन जीवित रहा, सुखद रहा, आमदनी का जरिया बन गया, तो मैं आज कहता हूँ किसान भी सशक्त हो जाए। पहले आप पशुपालन कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष है, जिस टाइम का पशुपालक ने गहरा जो देखकर आप तो खुद भी एक पशुपालक हो। तो आप ये मतलब वर्तमान के मायने अपने राजस्थान में पशुपालकों की जिसकी आर्थिक स्थिति है वर्तमान में किसी है? वर्तमान में मैं खुद भी एक किसान भी हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि किसान से बढ़िया तो पशुपालक से। आज वो अपने घर भैंस रखता है, आज अपने घर गाय रखता है, आज कई तरह से उनको चारा पानी, रोज डेयरी के अंदर वो अपना दूध ले जाकर देता है, तो कम से कम रोज के 200, 300, 400 रुपये उसको प्राप्त होते हैं। उसमें से वो आधा अगर पशुओं के चारे के लिए खर्च कर देता तो आधा अपने घर रखता है वो। एक बात बताओ, एक अच्छा, किसान भी अपने भाई हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन उनमें कई विपत्तियाँ आती, कई आपदाएं आती है। कभी ज़्यादा बरसात हो जाती है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी कीटाणु लग जाते हैं, कई तरह की बीमारियों को, और इसको झेलने के बाद अगर वो एक कहावत हसन अपनाते कि रोजा बसे, भाई कोई कहेगा आपने तो खेती जोरदार है सा, आपने तो तिल जोरदार है सा। अरे भाई तिल तो है जोरदार, पर घर आए जने जोरदार। तो मतलब जी फसलों को बीमू है, जी पशुओं को बीमू भी करवाना चाहिए पशुपालक भाई। तो पशुपालक भाइयों का कार्यक्रम देख रहे हैं, मैंने आज एक बहुत अच्छी बात मिली है कि आपने जितना भी पशु आप रखा तो मेरे को बीमू जरूर करवाओ, क्योंकि भीखा को टाइम कद भी आ सके, माड़ो टाइम कदे पूछ नहीं आवे, कदे भी बीम रोग लाग सके, वो पशु अपना हाथ से चले जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या आया करे। अच्छा साहब, एक बात तो एक किसान अजगन तो आपकी जमीन पर लोन मिल सके, पशुपालक का पर लोन मिले भी नहीं, पर ऋण मिले, यानी कि कोई व्यवस्था है कि पशुपालक ऋण लेकर आपका पशुधन और बढ़ा सके? कि जिसके पास जमीन है वो तो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सरकार की योजनाओं का लाभ उठा लेता है, लेकिन उस किसान के पास मात्र पशु है और जमीन नहीं है, तो उसको वो सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ मिलेगा? क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है। तो उसके पास पशु है, तो इसलिए
पालक को कैसे लाभ मिले सरकार की योजनाओं, इसके लिए आपको पशु क्रेडिट कार्ड योजना लागू करनी चाहिए। एक पशु क्रेडिट कार्ड होने से उस पशुपालक को वो किसान की तरह वो भी अपना सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये बात एक नवाचार और भी है। देखो नया जमाना की जब हवा चली भी के बाद में किसान भाई कुछ नया पशुओं और पाल रही है। जी हाँ, बाहर आप देखा कि खेती के साथ साथ लोग सुअर पालन भी कर रही है, हाँ खरगोश पालन भी कर रही है, हाँ ईमू पालन भी कर रही है, मुर्गी पालन भी कर रही है। लेकिन आप बात करना पशुओं की, तो सुअर पालन, खरगोश पालन, ये भी आपका पशुपालन के साथ की प्रकार से आदमी अगर कर और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। वैसे कोई भी पशु ले लो आप, अगर आप उसको पशु को ईमानदारी से रखोगे, उसके समय पर उसको भोजन देंगे, समय पर उसको पानी मिलना चाहिए, समय पर उसका प्रजनन वगैरह सब होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो पशुपालक सदैव लाभ में रहेगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगा और जैसे शाम को लाए, रात को दिन भर चराया, रात को अपने बाड़े में डाल दिया और सुबह वापस लेके चला गया, ऐसी कई योजनाएं हैं। मेरा सरकार से भी निवेदन है, जैसे ये बाड़ा होता है जहाँ पशु डालते हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसी कोई छाया, जैसे ये पतरे डाल दे या कोई ऐसी भी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो जाए तो उन पशुओं को सर्दी में ज़्यादा सर्दी नहीं लगे, बरसात में ज़्यादा बरसात नहीं हो, और उनको आप और हम कई बार देखते हैं कि कई बार सर्दी के अंदर उसके पशु ज़्यादा मर गए या बरसात से मर गए। ऐसे कई छोटी छोटी योजनाएं हैं। मेरा जैसे आज ये जानकर बड़ी खुशी हुई, पशुपालन और डेयरी के खाते के लिए इस केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ का प्रावधान किया है। अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हर स्टेट की सरकार, केंद्र की सरकार मिलजुल कर अपना योगदान करे। कुछ अनुदान केंद्र सरकार देती है, कुछ प्रांत की सरकार देती है। इन दोनों सरकार को मिलकर इन पशुपालकों के प्रति थोड़ा सजग होकर इनको सहायता देवे तो ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। देखो अपनी आप आधी आबादी महिलाओं की, हाँ। और आज भी देखा गया जगह पुरुष है जगह परिवार का भाई खेती डांग पटलाई नेतागिरी हम आगे रहे वह गृहणियां हैं जिकी घर की लुगाया है, बाया टाबरे हैं, वह पशुपालन करे। तो एक गृहिणी जिकी महिलावां है ए आत्मनिर्भर बनवा के लिए, सशक्त बनवा के लिए की प्रकार से वह पशुपालन व्यवसाय बना, तो गृहिणी की कई भूमिका ही कम है। अब मैं मेरी बताता हूँ सर, मेरे घर 2 बकरी है, तो इस बार वो बेड़ा कहते हैं ना सब, तो एक बकरा आ गया, 2 बकरी आ गई। अब मैं बकरा बेचता नहीं हूँ, मेरी एक वो थ्योरी है हमारे फादर साहब की तरफ से कि बेचना नहीं। तो आया पशुपालक ले गया कि साहब ये बकरा मुझे चाहिए, ले जा भाई। तो ये बकरी, अरे भाई एक तो रहने दे कि ये भी मेरे को दे दो, ले जाओ भाई। लेकिन सर ये सीधी सी बात है, गृहिणी ही इन पशुओं की सेवा कर सकती है, बाकी थेन में तो हताई कर सको और हताई में नुकसान ही जाए। नुकसान यूँ है, जगतरी से नुकसान यूँ है कि हर एक चीज़ का समय होता है। जैसे दुकानदार अपने समय पे दुकान खोलेगा, फलाना कोई भी है, तो अब यार इन पशुओं को कोई तो 11 बजे बाहर निकाल रहा है, कोई 10 बजे निकाल रहा है, कोई 12 बजे निकाल रहे हैं। एक समय होना चाहिए, वो रोजगार है। और रोजी की तरफ मैं तो पशुपालकों से निवेदन करता हूँ, निरंतरता में भी। हाँ, पशुपालकों से निवेदन करता हूँ कि आप उनके समय के पे छोड़ो, समय पे वापस लाओ। जैसे एक छोटी सी बात साहब, हमारे भेड़ पालक है, भेड़ पालक कहाँ कर सकते, वो ऊन जो होती है ना, ऊन को साल में 3 बार वो कतरी करते हैं। अब उनकी वो लंबाई कम हो जाती है। अच्छा, कतरी करते हैं तो उसमें वो काली को अलग नहीं करते हैं, सफ़ेद को अलग नहीं करते हैं, वो कोई कई जगह वो कांटे लगे हुए रहते हैं, वो भी में अंदर ही रहते हैं, और उसकी धुलाई नहीं करते हैं। तो आप बाजार में जाते हो तो उसकी कीमत कम मिलती है, कम मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया से जो ऊन आ रही है उसका धागा लंबा, सफ़ेद झक। अब बाजार बिकता रहे चीज़ तो ले जाओ, पे तो थेन में ही जाओ, बाजार में जाओ, पूछो सा हतर जाके करे भाई इनो कहीं भाव भाई नहीं, ओज गुड़ ले चोको पड़े, क्योंकि उसमें क्वालिटी होती है।
और मां आपे जेको पशुपालक जेको हथाई में टाइम थोड़ा ज़्यादा निकालना। और अब ज़रूरी है इन पशुपालकों से मेरा निवेदन है, शिक्षा की तरफ ध्यान दो। वाह, बड़ी बात है। शिक्षा की तरफ अगर थे ध्यान दियो तो थोड़ा व्यवसाय सुधर जाई, नहीं जाने पर वही पुरानी पद्धतियों हाल आ, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात है। यानी कि समय के साथ कदम ताल करनी चाहिए, समय के साथ पाउंडा उठाना चाहिए। और जो समय के साथ चाल सी जो निश्चित रूप से आ गया जी, आप भी बताया कि फलाना देश की ऊन बहुत अच्छी है, अपना देश की ऊन बहुत अच्छी ही लेकिन आप टाइम के साथ नवाजार नहीं करिया, तो अपन टाइम के साथ बदलना पड़ेलो। और आशा करा आज रा कार्यक्रम रे मैंने आपने खासा सीख मिली। और रायका साहब आप चौपाल स्टूडियो में पधारा, ये वास्ते आपने घना घना रंग घना घना धन्यवाद। और भाई बहना आप समय री भी मर्यादा है, अब चाहे आपसे इजाजत फिर मिल जाएगी नया विषय के साथ। जतने आप सगड़ा सू राम राम। राम राम।